SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बाखैर आफियत होंगे। हम आज की क्लास में आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। ओवर टू मिस्टर हसन रियाज खान। राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल फिट फाट होंगे पहले की जैसे। तो आज हम साइकोलॉजी के कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो साइकोलॉजी के फील्ड के अंदर और ख़ास तौर पे एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो स्पेशल एजुकेशन में उनके जो इम्प्लीकेशन है वो स्पेशल एजुकेशन में कैसे होती है, तो देख लेते हैं उनको। अच्छा जी, पिछले लेक्चर में जैसे कि हमने मेटा कॉग्निशन पे बात की थी, तो आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन काफ़ी सारे हैं। मैं आपको पहले उनके नाम बता देता हूँ। सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, लोकस ऑफ कंट्रोल, सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ रेगुलेशन, गलेबिलिटी एंड रेजिलियंस, मोटिवेशन एंड इट्स टाइप्स, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। अच्छा जी, अब ये जो टॉपिक्स हैं इनका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, मेजर कॉन्सेप्ट क्या है, इनको क्यों पढ़ाया जाता है? तो इसका जवाब ये है कि ये कॉन्सेप्ट ये बताते हैं कि एक बच्चा है, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड है या नॉन डिसेबल है, वो अपने बारे में क्या सोचता है, कैसे सोचता है, उसके बारे में क्या परसेप्शन है, और जो उसकी परसेप्शन होगी वो उसके मुताबिक ही बिहेव करेगा। तो इसलिए हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, पढ़ते हैं, और इसलिए हमारे ये ज़रूरी है कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना साइकोलॉजी के अंदर और एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। अच्छा जी, अब एक एक करके इन कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं कि ये क्या है। सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट के जो बच्चा है वो अपने बारे में क्या सोचता है, मतलब उसका अपने बारे में क्या ख्याल है, कि वो उसका क्या मतलब है कि उसको जल्दी चीज़ें समझ आती हैं, उसका IQ के बारे में, या उसको लगता है कि मेरे अंदर ये वाली स्किल है और ये वाली स्किल नहीं है, मुझे उसके बारे में इम्प्रूव करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये जितने भी उसके बिलीव्स होते हैं जो वो अपने बारे में सोचता है और अकीदा रखता है कि ये चीज़ हो सकती है मेरे अंदर, ये चीज़ है, तो वो बेसिकली इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि उसका अपने बारे में ख्याल, कि वो अपने बारे में क्या सोचता है। अच्छा, अब स्पेशल एजुकेशन में कैसे एप्लीकेबल है? इस तरह है कि जब बच्चा अपने बारे में ये सोचेगा कि हाँ ठीक है, आई कैन डू इट, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं ये कॉन्सेप्ट सीख सकता हूँ, मैं ये चैप्टर को, इस सबक को, इस न्यू वर्ड को सीख सकता हूँ, तो वो ज़रूर उसको सीखेगा। जब उसको लगेगा कि मैं नहीं सीख सकता, तो इट मीन्स के जो उसका जो कॉन्सेप्ट है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, वो अपने बारे में नेगेटिव है। तो जब वो उसको लगेगा कि मैं नहीं सीख सकता, तो कभी भी सीख नहीं पाएगा, फिर उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके अपने कॉन्सेप्ट को चेंज करना पड़ेगा। अगला देखते हैं, सेल्फ इमेज, खुद साख्ता तस्वीर, यानी ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो एक होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, एक हमने पढ़ा सेल्फ कॉन्सेप्ट, और एक अब हम पढ़ रहे हैं सेल्फ इमेज। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो एक वाइडर टर्म है, एक वसी इस्तिलाह है, यानी हम अपने बारे में मजमूई तौर पे क्या सोचते हैं। लेकिन सेल्फ इमेज क्या है, वो फिजिकल फॉर्म क्या है हमारे माइंड में, हमारे अपनी। फॉर एग्जांपल, एक नॉर्मल पर्सन है, बच्चा है, वो अपने आप को आईने में देखेगा, तो अगर तो उसके मेंटल, मतलब अगर उसकी एज इतनी है कि उसको पता है कि गुड लुक्स क्या होते हैं, या उसको पता है कि सोसाइटी के मुताबिक गुड लुक्स क्या होते हैं, या मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी नोज कैसी है, मेरे लुक्स जो है वो कैसे हैं, फलाना जो मेरा फेशियल फीचर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या ये मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वो चीज़ सीखेगा। अब अगर यही चीज़ अगर हम एक विजुअली इम्पेयर्ड के तौर पे हम इमेजिन करें, तो वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हम रिलाई करते हैं उस इंफॉर्मेशन पे जो हमें दूसरा हमारे बारे में बताता है, क्योंकि वी कैन नॉट सी द मिरर, राइट। तो हम आईना नहीं देख सकते, तो हम
उस इंफॉर्मेशन पे रिलाय करते हैं जो हमें दूसरा बताता है, या आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपको फुली डिस्क्राइब कर देता है, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन जो होती है वो ओवरऑल होती है कि आप मतलब आप मस्टैश है आपके, या आपके ऐसे बाल हैं, लेकिन वो ओवरऑल आप उससे ये पूछेंगे ना कि इन दो तस्वीरों में से ज्यादा खूबसूरत कौन लग रहा है, तो वो ये नहीं बताएगा, क्योंकि उसके मुताबिक वो डिस्क्रिमिनेट करेगा। अगर वो किसी एक को कहेगा कि ये ज्यादा खूबसूरत है, तो उसके लुक्स के या कलर की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करेगा, और ये जो है इंटरनेशनल पॉलिसीज के खिलाफ है, आप ये कह सकते हैं। तो बात कहीं और निकल गई। बेसिकली सेल्फ इमेज क्या है कि अपनी इमेज, अपनी फिजिकल अपीयरेंस जो है उसकी उसकी इसकी जो पर्सनैलिटी है फिजिकल, उसके बारे में उसका क्या ख्याल है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये होता है बेसिकली सेल्फ इमेज। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका बेसिकली मतलब क्या है कि अपने बारे में क्या आप सोचते हैं, आप अपने ऊपर यकीन रखते हैं या नहीं। मतलब कोई एक इवेंट हुआ है, ठीक, आपने कोई कामयाबी हासिल की है, अब आप क्या समझ रहे हैं कि मतलब वो कैसे मिली है आपको कामयाबी, ये एक अलग बात है, लेकिन आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या आप इस तरह से सोच रहे हैं कि मैंने इस अचीवमेंट को हासिल किया है, मैंने इसके बारे में मेहनत की है इसके लिए, और मुझे ये अचीवमेंट मिली है, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि ये या तो मुझे किस्मत से मिल गई या फिर इसमें किसी दूसरे का रोल है। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस यकीन के कॉन्सेप्ट को कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी अपने बारे में आपकी अपनी जो अचीवमेंट्स हैं या आपकी अपनी जो नाकामियां हैं उसके बारे में आप क्या बिलीव रखते हैं कि वो किस वजह से हैं। मतलब आपकी अपनी वजह से हैं या किसी की वजह से, या किस्मत ने उसका साथ दिया आपका या किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जब आपकी सोच ही मैटर करती है ना। जब आप कहेंगे आपने कोई कामयाबी फॉर एग्जांपल हासिल की और आपने कहा कि आपने सोचा कि यार ये तो लक की वजह से मुझे मिल गई, अदरवाइज मैं आई एम नॉट कैपेबल फॉर इट, तो इट मीन्स कि आप अपने आप को थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। वेट अ सेकंड जी। अच्छा, तो जो हम इसको जब हम स्पेशल एजुकेशन में या एजुकेशन में अप्लाई करते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि हम बच्चों को यकीन दिलाएं कि जो अचीवमेंट्स उनको मिली हैं वो उनकी अपनी वजह से मिली हैं, और आगे भी वो अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जब एक दफ़ा हमने सोच लिया कि हम नहीं कर सकते, इट मीन्स कि हम नहीं कर सकते, फिर हमारे वो आगे की जो हमारी प्रोग्रेस है उस पर भी वो इफेक्ट होगा उसका। अच्छा जी, सेल्फ डायरेक्शन नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, चौथा कॉन्सेप्ट है सेल्फ डायरेक्शन। अच्छा, ये जो है ना, ये एक एबिलिटी होती है। एबिलिटी क्या होती है? एक सलाहियत है कि हम अपने फैसले खुद लें, ठीक है, और अपने जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको खुद तय करें, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं, उनको इस चीज़ में बहुत इशू होता है कि हमें जो है वो मैट्रिक या एफए के बाद किस फील्ड में जाना है, ठीक है, उनको ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में करनी है, उनको जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपका जो एकेडमिक के हट के एकेडमिक ईयर जाने के बाद आप जो प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, तो उसमें आप जो है वो किस फील्ड में जाएंगे, उसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। तो ये जो सेल्फ डायरेक्शन है, ये इस चीज़ में आपकी हेल्प करती है कि अगर आपके हाथ में होगा, अगर आपका माइंड क्लियर होगा, आपके दिमाग में इतनी क्लैरिटी है, आपके अपनी सोच में, अपने मेंटल थॉट प्रोसेस में आपकी क्लैरिटी है कि आपको क्या करना है, क्या आपको पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, आप क्या दूसरे के इन्फ्लुएंस पे तो नहीं कोई चीज़ कर रहे। तो इसको कहते हैं, अगर आपके पास वो इख्तियार है सोचने समझने और खुद फैसला करने का और अपने मकसद को खुद तय करने का कि मेरा ये मकसद है, मतलब मकसद के बारे में कोशिश तो आप बाद में करेंगे ना, पहले तो मकसद तय होना चाहिए। तो मकसद जब आप खुद तय करेंगे, किसी दूसरे की सुन के या किसी दूसरे के कहने पे आप अपनी जिंदगी में कोई भी मकसद नहीं तय करेंगे, तो ये कहलाती है सेल्फ डायरेक्शन, ठीक है। सेल्फ डायरेक्शन ये भी होता है कि जब आपकी थॉट क्लियर होगी ना, आपको पता होगा कि मुझे क्या चाहिए, ठीक। जब हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो हम इंडिविजुअल नीड्स की बात करते हैं। तो इंडिविजुअल नीड्स या तो टीचर खुद भी आइडेंटिफाई करता है या फिर बच्चा भी एक्सप्रेस करता है कि मेरी इंडिविजुअल नीड क्या है, मुझे क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, किस तरह से मुझे सही समझ आएगा। तो वो जो उसका एक्सप्रेस करना है वो भी इसी के अंडर आएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मुझे क्या चाहिए, तभी वो एक्सप्रेस कर पाएगा। तो ये चीज़ जो है वो इसी के अंदर फॉल करती है।
ठीक है, अब है गलेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि किसी बात पे जल्दी यकीन कर लेना या भोलापन आप कह सकते हैं, जिसमें हम दूसरों की बातें ज्यादा सुनते हैं और अपनी जो है खुद पे इतना ट्रस्ट नहीं होता और आप दूसरों की बातों पे जल्दी बिलीव कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि स्पेशल एजुकेशन में जैसे स्पेशल चाइल्ड है, तो जब वो दूसरे की राय सुनेगा अपने बारे में, अगर वो नेगेटिव राय होगी तो ऑब्वियसली वो इफेक्ट करेगी बच्चे के मेंटल प्रोसेस पे। वो समझेगा कि शायद मैं अगर मेरे बारे में लोग गलत सोच रहे हैं तो शायद मेरे अंदर ही कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो ये जो चीज होती है इसको कहते हैं गलेबिलिटी। अच्छा जी, अगला है सेल्फ स्टीम। ये चीज आपने काफी सुनी होगी, इज्जत नफ्स कहते हैं इसको उर्दू में। ठीक है, ये इसका मतलब होता है कि बच्चे की अपनी नजर में अपनी कदर, उसका अहमियत क्या है अब बच्चे की अपनी नज़र में। ठीक है, तो इसमें यही होता है कि अब एजुकेशन फील्ड की बात करें या स्पेशल एजुकेशन में बात करें, क्योंकि वो स्पेशल एजुकेशन में ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, बच्चों को डील कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि हाई सेल्फ स्टीम वाले बच्चे जिनको अपने ऊपर एतमाद होता है वो ज़्यादा अचीवमेंट्स करते हैं और वो ज़्यादा कह लें कि उनका लर्निंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है इन कंपैरिजन ऑफ लो सेल्फ स्टीम जो बच्चे होते हैं, जो कि समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे या हमसे ये नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, सेल्फ एफिकेसी ये क्या होती है जी? ठीक है, आपको जो अपने ऊपर ट्रस्ट है, ठीक है, जो आपकी सलाहियतें हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करना, यानी आपके अंदर एक एबिलिटी है तो आपको पता है कि आपके अंदर ये एबिलिटी है, तो उस पर ट्रस्ट करना जो है, ठीक है, ये इसको कहते हैं कि आपकी सेल्फ एफिकेसी कहते हैं इसको। ठीक है, आपको पता होता है कि ये काम तो मैं कर ही सकता हूँ, ठीक है, तो इसको सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। ठीक है, अब अगर एजुकेशन फील्ड में या स्पेशल एजुकेशन में हम बात करें तो उसमें भी सेल्फ एफिकेसी का ये रोल होता है कि जब एक बच्चे को लगेगा कि मैं कर सकता हूँ तभी वो करेगा। जैसे हम पीछे भी एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं और इनका बेसिकली कॉन्सेप्ट भी यही है कि सेल्फ एफिकेसी मतलब उसको अपने ऊपर यकीन है, तो जब उसको अपने ऊपर यकीन होगा तो ऑफ कोर्स वो उसके लिए कोशिश भी करेगा। अगर नहीं यकीन होगा तो वो अगर कोशिश करेगा भी तो उस कोशिश में इंटेंसिटी जो है वो नहीं होगी, जो शिद्दत वो नहीं होगी जो चाहिए उस काम को करने के लिए। अच्छा जी, अगला है रेजिलियंस। ठीक है, इसका यही होता है कि आपके अंदर इतनी लचक हो, आपके अंदर इतनी कह लें कि आपके अंदर इतनी सोच समझ या इतना आपके अंदर एक स्ट्रांगनेस हो कि आप नाकामी के बाद भी दोबारा से ट्राई करने के काबिल हों। यानी ये ना हो कि आपने एक काम किया, वो कामयाब नहीं हुआ तो आपने बिल्कुल ही उसको छोड़ दिया, आपने कहा कि चलो कोई और काम करते हैं। मतलब ऐसे करना बुरी बात नहीं, अगर आपको लग रहा है कि ये काम मेरे लिए इतना जरूरी नहीं है और मैं इस पर्पस को किसी दूसरे रास्ते से ज्यादा अच्छे से अचीव कर सकता हूँ तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास रास्ता भी एक है और पर्पस भी उसी तरीके से अचीव हो सकता है, मकसद भी आपका अचीव करना ज़रूरी है, तो फिर आपको एक ट्राई के बाद जो है वो सरेंडर नहीं करना चाहिए और आपको ट्राई अगेन वाली जो पॉलिसी है, जो एक कह लें कि नैरेटिव है, उस पर अमल करते हुए दोबारा से ट्राई करना चाहिए। अच्छा जी, मोटिवेशन है, ये सबको पता ही है कि इसमें हम मोटिवेट करते हैं और उसके अंदर एक एनर्जी पैदा होती है जिसको मोटिवेट कर रहे होते हैं उसके अंदर कि वो अपने कामों को बेहतर तरीके से करे। अगर वो लो सेल्फ स्टीम फील कर रहा है या वो लो कॉन्फिडेंट फील कर रहा है तो उसको मोटिवेट करें, उसकी तारीफ करें, उसकी अचीवमेंट्स वगैरह बताएं उसने जो प्रीवियसली की हैं, जिससे उसको जो अगर वो लो सेल्फ स्टीम या लो कॉन्फिडेंट फील कर रहा है तो उससे वो बाहर निकल आए और अपने कामों को, अपने एम्स को, गोल्स को बेहतर तरीके से अचीव कर सके। ठीक है जी, इसमें ठीक है जी। अच्छा, इसमें भी दो टाइप्स होती हैं इसकी, इंट्रिंसिक INTRINSIC, इंट्रिंसिक। ये वो चीज होती है जब बच्चा जो है वो खुद से पढ़ता है अपने शौक से, यानी वो कोई एक बुक पढ़ रहा है और वो स्टोरी बुक है, तो वो जब उसको पढ़ेगा तो इट मीन्स के वो खुद से पढ़ रहा है और वो उसके लिए एक कह लें कि मोटिवेशन का काम कर रही है। एक होता है एक्सट्रिंसिक, EXTRINSIC, इंट्रिंसिक।
ये वो होता है, एक मिनट, अच्छा सॉरी, तो ये होता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक। ये होता है कि जब अब आपको कोई एक्सटर्नल ऐसा फैक्टर है जो आपको इंकरेज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि आप जो है वो काम करें, यानी आपको, आपने कोई काम किया या आपने अभी तक वो नहीं किया, लेकिन आपको आपके टीचर चाहते हैं या आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप ये फलाना काम करें, ये अच्छा है, आप दूध पिएं, ठीक है। तो अगर आपको दूध पीने के लिए चॉकलेट दे रहे हैं, मतलब बच्चे की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं, तो अगर बच्चे को चॉकलेट दी जा रही है दूध पीने के लिए, तो वो उसका जो एक्सटेंट, एक तो मुझे वर्ड जो है वो कंफ्यूज कर रहा है, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक ये है, एक है इंट्रिंसिक और हाँ एक जी, एक्सट्रिंसिक या, तो दैट मीन्स जो इंट्रिंसिक है मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। या इंट्रिंसिक जो है वो सेल्फ मोटिवेशन है, यानी आप कोई चीज, आप कोई काम कर रहे हैं, उससे आपको खुद मजा आ रहा है, उससे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, खुद आप पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं वो कोई भी काम, उसको में आपको मजा आ रहा है। लेकिन एक्सट्रिंसिक चीज वो होती है कि आपको कोई और मोटिवेट कर रहा है किसी भी तरीके से, आपको अच्छे ग्रेड दे रहा है, आपको स्टार दे रहा है टीचर, आपको कोई भी ऐसा रिवॉर्ड दिया जा रहा है बच्चे को कि वो मोटिवेट हो के वो काम कर रहा है, तो उसको एक्सट्रिंसिक कहते हैं, यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन। अच्छा जी, अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास री-इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट। ठीक है, इसमें दो चीजें होती है, एक होती है पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट, यानी कोई भी काम किया बच्चे ने और हमने उसको रिवॉर्ड के तौर पे कुछ भी दे दिया, कोई कैंडी दे दी या उसको स्टार दे दिया या कुछ भी एप्रिसिएशन के तौर पे, ठीक है। और एक होती है नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट। ठीक है, ये इसका पर्पस सेम होता है, इसमें जो इन्फोर्समेंट है वो नहीं बदलती, लेकिन उसका तरीका बदल जाता है। इन्फोर्स तो करना है, लेकिन किस तरीके से कि उसके लाइफ में, या वो अगर कोई नेगेटिव चीज फेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल हमने पीछे बच्चे को कहा कि आपको ये सबक नहीं आ रहा, तो अब आपकी जो रिसेस टाइम है वो हमने ऑफ कर दिया है, ठीक है। अब जब वापस उसको हमने कहा कि ये काम करो तो तुम्हारा रिसेस टाइम रिज्यूम हो जाएगा, तो अब उसने काम कर दिया तो उसका रिसेस टाइम रिज्यूम हो गया। अब क्या हुआ, तो हमने उसको अपनी तरफ से, टीचर ने कुछ नहीं दिया, लेकिन उसके जो उस पे जो रिस्ट्रिक्शन लगी थी उसको रिमूव कर दिया, उस पे जो बैरियर था उसको रिमूव कर दिया। तो ये होती है नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट, मीन्स के उसको जो हम उसको अपनी तरफ से कुछ नहीं देते, बट उसकी लाइफ में या उसके नज़र में जो पहले से एक बैरियर होता है हम उसको रिमूव कर देते हैं, उसको कहते हैं नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट। ठीक है, पनिशमेंट वही चीज़ होती है जो कि आपको पता है कि किसी भी सजा, कोई भी सजा देना बुरा काम करने पे, और वो किसी भी तरीके से हो सकती है, किसी चीज़ के लिए रोक लगाना, किसी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट करना, या कोई भी और तरीका हो सकता है। तो ये होती है पनिशमेंट। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी री-इन्फोर्समेंट ये क्या होती है, ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये होते हैं प्राइमरी री-इन्फोर्समेंट होती है। अब देखें, री-इन्फोर्समेंट हम कर रहे हैं तो उसका कोई तरीका है, राइट। री-इन्फोर्समेंट का मतलब होता है कि हम कोई ऐसा रिवॉर्ड दें उसको जिससे वो मोटिवेट फील करे और उसको अच्छा लगे बच्चे को। अब एक होती है प्राइमरी री-इन्फोर्समेंट, एक होती है सेकेंडरी री-इन्फोर्समेंट। प्राइमरी वो होती है, वो चीज़ें होती हैं जो उनको ऑटोमेटिकली अच्छी लगती है बच्चे को, क्योंकि अब बच्चे को चॉकलेट देंगे तो ऑटोमेटिकली उसको अच्छी लगेगी, चाहे वो, आप ये इमेजिन करें कि वो 2.5-3 साल का बच्चा है, ठीक है, 3-3.5 साल का बच्चा है, या आप 4 साल का कह सकते हैं, तो उसको ये तो पता है कि मुझे खाने पीने की चीज मिलेगी तो ये मेरे लिए री-इन्फोर्समेंट है, ये मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन ये हो सकता है कि अगर उसको ग्रेड दिए जाएं, उसको स्टार दिया जाए, तो हो सकता है उसको ना पता चले, मतलब उसके साथ, उसके माइंड में कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि स्टार का क्या मतलब होता है। अगर मुझे स्टार मिला है या मुझे गुड मिला है या मुझे और कोई वे ऑफ एप्रिसिएशन है जो उसको पता ही नहीं है कि ये एप्रिसिएशन है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी री-इन्फोर्समेंट। यानी ऐसी चीजें जो कि हम उसको बताते हैं कि ये तुम्हारे लिए री-इन्फोर्समेंट है, या वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है कि जो ये काम हो रहा है, ये यानी कोई क्लैप कर रहा है, मेरी मदर क्लैप करी या टीचर क्लैप करी मेरे लिए, तो ये काइंड ऑफ री-इन्फोर्समेंट है मेरे लिए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, बस थोड़ा सा रह गया, सेल्फ रेगुलेशन हमारा 12वां कॉन्सेप्ट है,
सेल्फ रेगुलेशन इस ठीक है, इसमें सिंपल यही होता है कि आप अपने आप को रेगुलेट करते हैं, अपने आप की एक समझ लेके अपने आप को असूलों के अंदर पाबंद करते हैं कि आपने क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी, कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन सी गलत है। तो ये बेसिकली आपकी सेल्फ रेगुलेशन होती है। ठीक है, इसमें एक बहुत आम मिसाल है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको पता है कि ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है गुस्सा, और दूसरों के लिए भी ऑफ कोर्स हो सकता है आपका गुस्सा। तो उसमें क्या करते हैं, एक बहुत आम टेक्निक यूज़ की जाती है कि आपको कहा जाता है कि गहरी सांस लें और अपने जो आपके जो थॉट्स हैं, आपका जो माइंड है उसको रिलैक्स छोड़ दें और गहरी-गहरी सांसें लें या पानी-शानी पिएँ, तो उससे आपका गुस्सा कम हो जाता है और आहिस्ता-आहिस्ता आप उस कैफ़ियत से निकल आते हैं। ठीक है, तो ये जो थे वो बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने आपको बताने थे। आई होप कि मैं उसको अच्छे से कन्वे कर पाया हूँ। ज़ाहिर है कोई भी सवाल होगा तो वो आप पूछ सकते हैं। तो अब ओवर टू मिस राबिया। एंड वन मोर थिंग कि मैं चाहता हूँ कि इसमें अगर मैम तैयबा कुछ ऐड करना चाहें तो मुझे अच्छा लगेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इशारा कलर प्लेयर्स या इशारा कलर टेस्ट, ठीक है। तो इसके कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि प्रीवियस लेक्चर में क्लियर नहीं थे स्टूडेंट्स के, तो मैंने सोचा कि इनको मैं भी दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो जब कलर टेस्ट हम इशारा टेस्ट को हम मुकम्मल कर लेते हैं, मुकम्मल करने के बाद डिफरेंट कलर मैचिंग के साथ इशारा टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो सेवरल कलर प्रॉब्लम हो सकते हैं पेशेंट को। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रेटोनोपिया, ठीक है। प्रेटोनोपिया नहीं कहेंगे, प्रेटएनोपिया, ठीक है। वैसे हम जब कहते हैं तो प्रेटोनोपिया कहते हैं, तो लेकिन ये इसको अगर पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ें तो प्रेटएनोपिया, ठीक है। तो प्रेटएनोपिया इसमें क्या होता है, इसमें जो पेशेंट है उसको दो तरह के कलर दिखाए जाते हैं, रेड एंड ब्लू। जब रेड और ब्लू कलर दिखाए जाएंगे तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है इन दोनों कलर्स को आइडेंटिफाई करने में। लेकिन अब इन दोनों कलर्स के साथ अगर उसको दिखाया जाएगा ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर को वो इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है पेशेंट जो प्रेटनोपिया के साथ है। लेकिन अगर उसे रेड और ब्लू दिखाए जाएंगे, इन दोनों में वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा कि रेड कौन सा है और ब्लू कौन सा है। लेकिन अगर हम रेड उठा लेंगे और ब्लू और ग्रीन रख देंगे, फिर उसे पता है कि ब्लू ये ग्रीन है, लेकिन ब्लू का उसे नहीं पता कि ये कौन सा कलर है। अगर इसी तरह से हम ब्लू उठा लेंगे और ग्रीन और रेड रख देंगे, तो रेड का नहीं पता होगा कि ये कौन सा कलर है और ग्रीन का उसे पता होगा कि ये ग्रीन कलर है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेटनोपिया। अगर पार्ट्स में कहेंगे तो ट्रेटनोपिया, वरना ट्रेटनोपिया ही है, ठीक है। एनोपिया है, ट्रेट के बाद एनोपिया है, तो ट्रेटनोपिया, ठीक है। इसमें भी दो तरह के कलर पेशेंट को दिखाए जाते हैं। अगर वो दोनों कलर आइडेंटिफाई कर लेता है तो इट्स मीन के उसको ट्रेटनोपिया नहीं है। अगर ट्रेटनोपिया में कलर को आइडेंटिफिकेशन नहीं करता तो इट्स मीन के इंडिविजुअल किसके साथ है, ट्रेटनोपिया के साथ है। येलो और ब्लू दिखाए जाएंगे उसको, येलो और ब्लू कलर दिखाए जाएंगे, मैचिंग करके दिखाए जाएंगे, तो वो नहीं कर सकता, इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा, तो क्या है, ट्रेटनोपिया है। अगर इसके साथ भी ग्रीन कलर एडजस्ट कर दिया जाएगा तो इट्स मीन वो ग्रीन को तो पता है उसको, अगर येलो उठा लिया या फिर मतलब उसी तरह वही एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जो ऊपर वाले टेस्ट में हमने ऊपर वाली टाइप में की थी, तो इस तरह से वो ग्रीन कलर को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन दूसरे दोनों कलर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता। ग्रीन के साथ भी उन दोनों कलर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, अकेले ग्रीन को वो रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट टाइप है ड्यूट्रोनोपिया। ड्यूट्रोनोपिया में भी वही एक्टिविटी रिवर्स होगी। इसमें रेड और ग्रीन रखे जाएंगे उसके सामने, ठीक है, और उन दोनों के साथ तीसरा कलर कौन सा, पर्पल रखा जाएगा। तो पर्पल को वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, लेकिन रेड एंड ग्रीन में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्रोमेटोप्सिया। एक्रोमेटोप्सिया में क्या है, टोटल कलर ब्लाइंडनेस है। इसमें ग्रे कलर नजर आता है या ब्लैक एंड वाइट इमेजेस उसको नजर आते हैं। नो कलर परसेप्शन, उसमें कोई भी कलर जो है वो परसीव नहीं करती उसकी विजन, ठीक है। किसी भी कलर में आइडेंटिफिकेशन नहीं करती, ब्लैक और रेड में नहीं करेगी, किसी तरह का भी कलर उसको दिखाया जाएगा, वो मतलब उसकी लाइफ क्या है, टोटली ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है उसकी लाइफ। ऑब्जेक्ट तो नजर आ रहे हैं, लेकिन किस कलर के हैं, ठीक है, वो नहीं नजर आ रहे। मतलब एग्जैक्ट तौर पे वो कलर डिस्क्रिमिनेशन उसकी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है, और ये एक बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन है। नेक्स्ट, कलर विजन के लिए एक और टेस्ट यूज़ होता है, एनोमलोस्कोप टेस्ट। एनोमलोस्कोप टेस्ट क्या है, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, मींस के एक मयारी टेस्ट है। इसको आरबीजी एनोमलोस्कोप टेस्ट भी कहा जाता है। आरबीजी मींस क्या होता है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर,
ये बेसिक कलर्स होते हैं। और ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ बेसिक कलर्स के लिए ही किया जाता है, आरबीजी के लिए, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू के लिए। और यूजर नीड जो अकॉर्डिंग टू द यूजर, ठीक है, जो हमारा जो पेशेंट है कलर विजन के कलर ब्लाइंडनेस के साथ, उसको जो है वो मैचिंग के लिए दिया जाएगा। एक मशीन होती है, ठीक है, अंधेरे रूम में उसको पेशेंट को बिठाते हैं, मतलब उसमें कोई भी रोशनी नहीं होती है, बंद रूम होता है, उसमें बिठा देते हैं पेशेंट को। एक मशीन होती है अनोमलोस्कोप के नाम से, ठीक है। उसमें पेशेंट को दो तरह की लाइट्स पेशेंट के सामने रखते हैं, लेफ्ट साइड, मतलब वो लाइट एक ही होती है लेकिन पेशेंट को दो पार्ट्स में दिखाई दे रही होती है, लेफ्ट और राइट। जो हमारी लेफ्ट साइड है उस पे येलो कलर होगा, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मतलब कि उसमें जो है वो लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट कर दी जाती है। और जो राइट साइड पे है उसमें क्या होता है, उसमें लाइट रेड, उसमें लाइट की ब्राइटनेस थोड़ी लो होगी, लेकिन उसमें कलर कौन सा होगा, रेड एंड ग्रीन। अब पेशेंट ने वहाँ पे मशीन के दो बटन्स होते हैं, एक होता है कि उसको गोल टर्न करेंगे अगर लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, तो क्या होगा, कलर्स जो हैं वो गहरे होना शुरू हो जाएंगे। जो राइट साइड पे हमारी लाइट है उसमें क्या होगा, कलर्स जो हैं उनकी जो डार्कनेस है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो राइट साइड पे, मतलब पेशेंट ने कलर्स को ऐसे मैच करना है कि वही जो दोनों कलर हैं रेड और ग्रीन, वो दोनों येलो का शेड दें। मीन्स के दोनों आंखें क्या देखें, येलो। दोनों लाइट्स में क्या देखेंगी कि येलो है। अगर पेशेंट जो है वो रेड और ग्रीन को येलो का शेड दे देता है तो क्या है कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। अगर वो रेड और ग्रीन का शेड नहीं देता इंडिविजुअल, तो क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। मीन्स के या तो वो ज़्यादा रेड कर देगा या फिर ज़्यादा ग्रीन कर देगा, तो कलर ब्लाइंडनेस है। अगर वो येलो शेड बना देगा उन दोनों कलर को मैच करके, तो क्या है, पेशेंट इज़ नॉर्मल। उसके बाद कुछ टेस्ट हैं, विजुअल फील्ड टेस्ट। विजुअल फील्ड को मेजर करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो विजुअल फील्ड आपको बेसिकली पता ही है उसकी डेफिनेशन की क्या होती है। और विजुअल फील्ड को मेजर करने के लिए डिफरेंट टेस्ट यूज़ किए जाते हैं, जिनमें हमारे पास है, अच्छा, ऐसा कि विजुअल फील्ड जो है वो हमारी क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट पे फोकस हो हमारा, और लेफ्ट राइट अप डाउन आपका जो एरिया हमारी आई कवर कर रही है विदाउट मूविंग योर हेड एंड विदाउट मूविंग योर आईज, तो वो क्या है, वो हमारी विजुअल फील्ड है, ठीक है। हमारी विजुअल फील्ड के लिए जो टेस्ट सबसे पहले जो, अच्छा, विजुअल फील्ड टेस्ट किसके लिए यूज होते हैं, डिटेक्ट ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, कि हमारी विजन में कहीं पे ब्लाइंड स्पॉट्स तो नहीं बने हुए हैं। मीन्स के जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा वाले पेशेंट जो हैं उनके ब्लाइंड स्पॉट्स बन जाते हैं। मीन्स के स्पॉट्स दबे दबे उनकी विजन के आगे रहते हैं, ऑब्जेक्ट्स उनको इसीलिए क्लियरली नजर नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन को चेक करने के लिए कहाँ पे पेशेंट जो है वो किस जगह पे धुंधला देख रहा है और किस जगह पे वो क्लियर देख पा रहा है, तो ठीक है। जब आरपी के पेशेंट जब ज़्यादा लाइट्स में देखते हैं ना, तो उनके साथ क्या होता है कि उनके जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो मज़ीद गहरे होना शुरू हो जाते हैं, वो मज़ीद डार्क होते हैं, ठीक है। और अगर वो लो लाइट में देखेंगे तो फिर उनके साथ सच कोई प्रॉब्लम नहीं होता। विजुअल फील्ड टेस्ट कैन डिटरमिन ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, कि आपके किस एरिया में ब्लाइंड स्पॉट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। विजुअल फील्ड का कौन सा एरिया है, मीन्स के टेम्पोरल साइड पे है, नेजल साइड पे है, या फिर अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड साइड पे है, ठीक है। इस तरह से इसको मेजर किया जाता है। और वो जो गहरे स्पॉट्स हैं उनको स्कोटोमा भी कहा जाता है। स्कोटोमा का साइज भी देखा जा सकता है कि स्कोटोमा जो है वो जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं इंडिविजुअल के, वो किस हद तक गहरे हैं, मीन्स के उनका साइज कितना है, उनकी शेप कितनी है, ठीक है। और इसके अलावा आई की डिजीज़, आई का डिसऑर्डर को भी टेस्ट किया जा सकता है। जैसे ग्लूकोमा के पेशेंट हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होता है, उनकी पेरिफेरल विजन लॉस होती है। इसके अलावा रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। इसके अलावा मैक्यूलर डिजनरेशन है, मैक्यूलर डिजनरेशन में सेंट्रल विजन लॉस होती है। तो सेंट्रल जो हमारी सेंट्रल विजन है वहाँ पे क्या होता है, ब्लैक स्पॉट्स शो हो रहे होते हैं, जिन्हें स्कोटोमा कहते हैं। सबसे पहले कौन सा टेस्ट है, कॉन्फ्रंटेशन विजुअल फील्ड टेस्ट, CON FRON, कॉन्फ्रंटेशन TATION, कॉन्फ्रंटेशन विजुअल फील्ड टेस्ट। ये वो टेस्ट होता है जिसमें पेशेंट को फिंगर्स दिखाते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। पेशेंट को क्या कहा जाता है, पेशेंट से डॉक्टर कहते हैं कि आप, जब हम डॉक्टर के पास जाके बैठते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर हमारी एक आंख को कवर करके, और डॉक्टर क्या कहता है कि डॉक्टर के बिल्कुल स्ट्रेट डॉक्टर की तरफ देखा जाए, डॉक्टर के जो नेजल साइड होती है, मीन्स के डॉक्टर की जो नोज होता है उसके बिल्कुल उस पर फोकस होना चाहिए हमारी विजन का, ठीक है। फिर डॉक्टर लेफ्ट साइड से पहले एक आंख को कवर कर लेता है, देन फिर हमारी लेफ्ट साइड से डिफरेंट तरीकों के साथ विजन नंबर्स दिखाए जाते हैं, या डॉक्टर के पास कुछ नंबर्स होते हैं, सैंपल्स होते हैं, या फिर अपनी ही फिंगर्स डॉक्टर दिखाता है,
ठीक है। इस तरह से इसके बाद सबसे पहले वो टेम्पोरल साइड पे देखेगा कि मींस के पेशेंट की टेम्पोरल साइड पे कितनी विजन है। वो कहेगा कि आपने पेशेंट अपने डॉक्टर अपने पेशेंट से कहेगा कि मींस के आप अपना हेड नहीं मूव करना, अपने हेड को स्ट्रेट रखें, अपनी आई बॉल को मूव नहीं करना, और उसकी एक आंख कवर कर देगा और टेम्पोरल साइड से फिंगर्स को ऐसे बार बार हिलाएगा, और वो हिलती हुई फिंगर्स को इंडिविजुअल ने डिटेक्ट करना है कि ये कितनी है, 1 है या 2 है। अगर इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है तो मींस के पेरिफेरल विजन में कोई इफेक्ट नहीं है। इसी तरह अपवर्ड में फिर दिखाएगा, फिर डाउन साइड से दिखाएगा, फिर नेजल साइड से डॉक्टर दिखाएगा। जब एक आई की इन्फॉर्मेशन ले ली, फिर यही एक्टिविटी दूसरी आई के साथ परफॉर्म करेगा डॉक्टर। अजान हो रही है, 2 मिनट जी। यही एक्टिविटी फिर डॉक्टर हमारी दूसरी आई के साथ परफॉर्म करता है। इसी तरीके से हमें हम विजुअल इंफॉर्मेशन डॉक्टर हमसे लेता है, ठीक है। जब हम नियर विजन, जब हम डॉक्टर हमसे करीब से पूछ रहा होता है तो डॉक्टर खुद अपनी फिंगर्स को, इसके अलावा यही टेस्ट 20 फीट के डिस्टेंस पे भी अप्लाई किया जाता है। इसी तरीके से पहले एक आंख फिर दूसरी आंख और फिर बोथ आइज से भी ये टेस्ट अप्लाई किया जा सकता है। देन हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट है ऑटोमेटेड स्टैटिक पैरामीट्री टेस्ट। ऑटोमेटेड स्टैटिक पैरामीट्री टेस्ट, ये भी विजुअल फील्ड के लिए अप्लाई किया जाता है टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट उस वक्त अंजाम दिया जाता है, मतलब ये एक मशीन होती है बॉल शेप में, ठीक है, एक स्क्रीन की तरह की होती है, ठीक है। इसकी उसकी जो मशीन, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें एक बॉल शेप में होती है, ठीक है। इसको पेरीमीटर या पेरीमेट्री टेस्ट भी कहा जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ विजुअल फील्ड को मेजर करने के लिए टेस्ट अप्लाई होता है। इसमें आईज को कवर नहीं किया जाता, सॉरी किया जाता है। इसमें भी टेस्ट ऐसे ही अप्लाई किया जाता है। 1 मिनट, ओके। इसमें दोनों आइज को कवर नहीं किया जाता, बल्कि पेशेंट को क्या कहा जाता है कि वो स्क्रीन में देखे और डिफरेंट सोर्सेज से लाइट उसकी आई में आ रही होती है, ठीक है। और ये लाइट खुद ब खुद से आ रही होती है, यानी मशीन में ऑटोमेटिकली ये लाइट हमारी आई में डाल रही होती है, डॉक्टर नहीं डाल रहा होता। डिफरेंट सोर्सेज से, मीन्स के कभी लेफ्ट साइड से, कभी राइट से, कभी बहुत दूर से आती है, मीन्स के 20 फीट के डिफरेंट डिस्टेंस से भी आ सकती है, और नेजल साइड से आती है, फिर नियर से दिखाई जाती है। ये लाइट डिफरेंट सोर्सेज से दिखाते हैं, डॉक्टर दिखाता है। जब इंडिविजुअल को जिस साइड से लाइट नज़र आ रही है, वो क्या करेगा, इंडिविजुअल उस मशीन का बटन प्रेस कर देगा, तो वो इंफॉर्मेशन डॉक्टर के पास चली जाएगी कि मीन्स के पेशेंट ने लेफ्ट साइड से लाइट को देख लिया है, ठीक है। जब अपर साइड से डाली जाएगी तो फिर अगर तो पेशेंट को लाइट एक्यूरेट नज़र आ रही है तो पेशेंट वहाँ पे भी बटन प्रेस कर देगा, फिर इंफॉर्मेशन डॉक्टर को मिलेगी। इसी तरह से फिर डिफरेंट सोर्सेज से ये टेस्ट बार बार अप्लाई किया जाता है, और मशीन पे जो स्केल होता है वहाँ पे देख लिया जाता है कि पेशेंट की विजुअल फील्ड कितनी है, और मशीन ट्रैक करती है लाइट्स को। इसमें ब्रेक भी ली जा सकती है टेस्ट में, ठीक है। पेशेंट को आई मूवमेंट की इजाज़त भी होती है, स्ट्रेट बैठने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। जो पेशेंट है उसको रिलैक्सेशन भी दी जाती है, ब्रेक दिया जा सकता है। हाँ, जब टेस्ट अप्लाई हो रहा है तो डॉक्टर कहेगा कि आप स्ट्रेटली देखें, लेकिन बीच में पेशेंट रिलैक्सेशन लेना चाह रहा है तो उसे प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसमें ग्लूकोमा के लिए ये टेस्ट यूज़ हो सकता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए भी ये टेस्ट यूज़ हो सकता है। इसके अलावा ये मैक्यूलर डिजनरेशन के लिए भी हो सकता है, क्योंकि सेंटर्स में भी हमारे स्पॉट्स हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास कौन सा टेस्ट है, एम्सलर ग्रिड। इस टेस्ट को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये टेस्ट भी विजुअल, एक तो ये टेस्ट हमारे मैक्यूलर डिजनरेशन के लिए यूज़ होता है, इसके अलावा ये विजुअल फील्ड के लिए भी यूज़ होता है, और ये टेस्ट पेशेंट खुद भी अप्लाई कर सकता है अपने ऊपर। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट डॉक्टर के पास जाए। पेशेंट अगर फील कर रहा है कि उसको उसकी विजुअल फील्ड में उसको कोई मतलब लाइंस उसको स्ट्रेट नहीं नज़र आ रही हैं, या उसकी विजुअल फील्ड कम हो रही है लेफ्ट साइड से, अगर उसको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर उसको किसी भी साइड से देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो पेशेंट ये अपने लिए टेस्ट खुद अप्लाई कर सकता है। मीन्स के वो एक पेज लेगा, उस पेज के ऊपर एक ग्रिड ड्रॉ करेगा। ग्रिड ड्रॉ करने के बाद मीन्स कि अगर पेशेंट खुद ड्रॉ नहीं कर सकता तो वो किसी और इंडिविजुअल से ड्रॉ करवा सकता है पेज के ऊपर। फिर उस जो ग्रिड ड्रॉ किया है उसके जो लाइंस लगाई हैं, उसके जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं, वो एक ही स्क्वायर्स में होने चाहिए, मीन्स के साइज उनका इक्वल होना चाहिए। तो पेशेंट को फिर वो ग्रिड दिखाया जाएगा, उस ग्रिड में एक डॉट लगा दिया जाता है, या डिफरेंट ग्रिड के जो डिफरेंट बॉक्सेस में डिफरेंट जगह पे डॉट्स लगा दिए जाते हैं। फिर पेशेंट से कहा जाता है कि आप इसे 15 to 16 इंचेस के डिस्टेंस पे रख लें, और रखने के बाद एक आंख को कवर करके डॉक्टर या पेशेंट से कहता है, या फिर पेशेंट खुद ये एक्टिविटी परफॉर्म कर ले। पहले अपनी एक आंख को कवर करे और 15 सेकंड तक आप उस ग्रिड के ऊपर फोकस करें,
लेफ्ट राइट अप डाउन हर तरफ से अगर उसको ग्रिड ठीक से दिखाई दे रहे हैं, स्क्वायर्स बिल्कुल इक्वल दिखाई दे रहे हैं, मीन्स के पेशेंट की विजुअल फील्ड बिल्कुल एक्यूरेट है, नॉर्मल है। अगर पेशेंट को हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं या वो कहीं से वेवी दिखाई दे रहे हैं, तो क्या है कि पेशेंट की विजुअल फील्ड इफेक्टेड है। इसी तरीके से यही टेस्ट यही एक्टिविटी दूसरी आई के साथ भी परफॉर्म की जाएगी। इसके अलावा बोथ आइज के साथ भी परफॉर्म की जा सकती है, और यही टेस्ट दूसरी आंख के साथ भी रिपीट किया जा सकता है। इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि अच्छा वो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि पेशेंट खुद कर सकता है। बेसिक ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ विजन। ऑब्जेक्टिव टेस्ट कौन कौन से होते हैं हमारी विजन के लिए? विजुअली इवोक्ड पोटेंशियल टेस्ट है, ठीक है, वीईपी स्टैंड फॉर विजुअली इवोक पोटेंशियल टेस्ट। ये एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। इसमें क्या होता है, पेशेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देता, डॉक्टर खुद इन्फॉर्मेशन ले सकता है इससे। जैसे हमने रेटिनोस्कोपी में पढ़ा था ना कि डॉक्टर खुद ही इन्फॉर्मेशन ले रहा था, पेशेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं देता। इसमें भी ऐसे ही होता है। ये एक पेनलेस टेस्ट है। इसमें किसी किस्म का पेशेंट को पेन नहीं होता, बहुत ही सेफ है, नॉन इन्वेसिव है, मीन्स के इसमें कोई कट वगैरह नहीं लगाया जाता, कोई सर्जरी नहीं की जाती, ये ऐसे ही कर लिया जाता है। इसके अलावा ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल कैसे है, मीन्स के ये हमारी जो बैक ऑफ द आई है इंफॉर्मेशन, ये मीन्स के हमारा जो विजुअल पाथवे है उसको देखा जाता है कि वो क्या इंफॉर्मेशन ठीक से लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा। तो ये उस चीज़ के लिए हमारी रेटिना से लेंस से लेकर और विजुअल कॉर्टेक्स तक जो भी इंफॉर्मेशन हमारी आई की है वो प्रोवाइड करता है डॉक्टर को। मेयर्स न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, ठीक है। ये न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, न्यूरॉन्स का क्या मतलब होता है, जो हमारे माइंड से मीन्स के रेटिना के ऊपर लाइट गई, फोटो रिसेप्टर सेल्स ने उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में कन्वर्ट करके किसको सिग्नल्स किसको भेजे, ऑप्टिक नर्व को, ऑप्टिक नर्व ने किसको भेजे, दिमाग को, और दिमाग ने क्या किया, वहाँ पे विजन का प्रोसेस हुआ और इसी चीज़ को इसी चीज़ की इंफॉर्मेशन लेता है ये टेस्ट और लेके डॉक्टर को देता है। मीन्स के अगर सिग्नल्स ठीक से नहीं जा रहे तो ऑप्टिक नर्व में कोई इशू है, या फिर इस टेस्ट से ये भी देखा जा सकता है कि ऑप्टिक नर्व की डेवलपमेंट तो ठीक हुई है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखी जा सकती है, मीन्स के जो रॉड्स एंड कॉन्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, जब लाइट हमारी आंख में जाती है और वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एट द रेटिना पर जाके, और वो ट्रेवल करती है ऑप्टिक नर्व से विजुअल कॉर्टेक्स तक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन देता है? वीपी टेस्ट देता है डॉक्टर को, कि पेशेंट की ये सारी जितने भी लेंस से लेकर हमारी विजुअल कॉर्टेक्स तक जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वो आई बिल्कुल ठीक कर रही है। अगर नहीं कर रही तो पेशेंट को कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो सकता है, इसके अलावा कोई और डिसऑर्डर हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, क्योंकि ग्लूकोमा में हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। क्या हमारा जो ब्रेन पार्ट है वो जो इमेज उसके पास रेटिना ने ऑप्टिक नर्व ने भेज दिया, क्या वो उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो बिल्कुल ठीक हो रही है, नहीं हो रही, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है ये टेस्ट हमें। वेब प्रोवाइडर मीन्स टू मेजर द कंप्लीट विजुअल पाथवे, ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है विजुअल पाथवे की। ये लेंस से विजुअल कॉर्टेक्स तक ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैकेनिकल और न्यूरल एबनॉर्मेलिटीज़ को देखा जाता है, ठीक है, न्यूरल कोई एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है या कोई मैकेनिकल एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है, मीन्स के एक मैकेनिज्म है ना हमारी आई, तो इसमें कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हर तरह से ये टेस्ट हमारी आई की इंफॉर्मेशन लेता है, मीन्स के कोई बहुत ही स्वेयर प्रॉब्लम तो नहीं है आई के साथ। नेक्स्ट टेस्ट है इसी में ऑब्जेक्टिव टेस्ट में इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी ERG, ठीक है, इसको भी हमने पहले डायग्नोसिस में पढ़ा था इस टेस्ट को। तो ये टेस्ट क्या करता है, ये हमारे जो रॉड्स एंड कोन्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है, मीन्स के वो रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं। रॉड्स एंड कोन्स अपनी मतलब रॉड्स जो हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, तो क्या वो अपनी शेप में प्रेजेंट हैं या फिर उनकी शेप ख़राब तो नहीं होगी, मीन्स के जो रॉड्स एंड कोन्स हैं वो टूट तो नहीं गए, अगर टूट जाएँ तो उनको एडॉप्शन कहते हैं, ठीक है, वो एडॉप्शन तो नहीं हो गए। ये रेटिना के फंक्शन को भी मेजर करता है। इसके अलावा रेटिना क्या है, रेटिना हमारी लाइट सेंसिटिव लेयर है, हमारी आँख की बैक साइड पे होती है। ये जब लाइट हमारी आँख में डाली जाती है इस टेस्ट के थ्रू और वो लाइट कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जीज़ में, और जो स्पेशल सेल्स हैं, स्पेशल सेल कौन से होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है, रेटिना में, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेटिना पे डाली गई है उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में कन्वर्ट करके
सेंड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन किसको, ऑप्टिक नर्व को, या नहीं कर रहे। और ऑप्टिक नर्व के ज़रिए वो क्या सिग्नल्स क्या करते हैं, ऑप्टिक नर्व के ज़रिए इन्फॉर्मेशन को लेकर जाते हैं हमारे ब्रेन तक। ये भी हमारा न्यूरोलॉजिकल टेस्ट ही है। और वेयर द इमेज वहाँ पे बिल्कुल ठीक इंटरप्रेट हो रहा है, सेम ही टेस्ट है ये भी ऊपर वाले टेस्ट की तरह। दीज सेल्स आर ये सेल रॉड्स एंड कोन्स के नाम से जाने जाते हैं। और ये भी जैसे रेटिना हमारी आई के बैक साइड पे होता है, इसी तरह से जाहिर सी बात है रॉड्स एंड कोन रेटिना के अंदर होते हैं, तो वो भी वहीं पे एग्जिस्ट करते हैं। जो रॉड्स हैं हमारे वो 100 मिलियंस में होते हैं, और कॉन्स हमारे 5 to 7 या 6 to 7 मिलियंस में होते हैं। इनकी तादाद को भी चेक करता है, ठीक है, ये टेस्ट। इसके अलावा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक करता है रॉड्स एंड कॉन्स की। इसके अलावा इंफॉर्मेशन जो रॉड्स एंड कॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं लाइट को, और कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक जा रही है, और जो इमेज ब्रेन में गया है वो इंटरप्रेट हो रहा है नहीं हो रहा है, इस सारी चीज़ को डिटेक्ट करता है ये टेस्ट, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम। कलर सेंसिटिविटी है कॉन्स में या नहीं, इस चीज़ को मेजर करता है ये टेस्ट। इसके अलावा रॉड्स नाइट विजन में हमें अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, या डार्क लाइट में रॉड्स अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, इस चीज़ को मेजर करता है। इसके अलावा ये टेस्ट मैक्यूलर डिजनरेशन और इनकी स्पीड को चेक करता है, ठीक है, कि रॉड्स की स्पीड कॉन्स की स्पीड फास्ट होती है और रॉड्स की क्या होती है, स्लो होती है। तो इनकी स्पीड को देखता है कि दोनों अपनी अपनी स्पीड में रिस्पॉन्सिबल हैं, वो मोर सेंसिटिव हैं या फिर नहीं। अच्छा, ERG यूज़ फॉर कंडीशन, ये किस तरह के हालात में यूज़ किया जाता है ये टेस्ट? ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर में अप्लाई किया जाता है। मींस के वो है डिसऑर्डर जो इनहेरिटेड होते हैं, जो विरासती तौर पर इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स से रिसीव करता है या पेरेंट्स से इंडिविजुअल में शिफ्ट होते हैं। ये रेटिनल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। इसमें क्या होता है, इसमें ऑलरेडी आपको पता है कि ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें पेरिफेरल विजन लॉस होती है, रेजिडुअल विजन होती है, इंडिविजुअल की टर्नल विजन होती है। रिमेनिंग मींस के वो डेफिनेशन यहाँ पे फिट होती है, जैसे कि आफ्टर विजन लॉस रिमेनिंग विजन, ठीक है। तो रेजिडुअल विजन की जो डेफिनेशन है वो किस पे, RP पेशेंट पे फिट होती है। मैक्यूलर डिजनरेशन ये एक एक्वायर्ड डिजीज़ है, ठीक है। ये आफ्टर एज, जैसे जैसे एज मतलब 40 ईयर के बाद इंडिविजुअल के साथ ये प्रॉब्लम होता है। मींस के उसकी मैक्यूला इफेक्ट डीजनरेट होना स्टार्ट होता है। इसमें सेंट्रल विजन लॉस होती है, कलर विजन पुअर होती है, पेरिफेरल विजन नॉर्मल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है रेटिनोब्लास्टोमा। इसमें भी जो है वो आई रिमूव कर दी जाती है। इसमें भी ये टेस्ट किया जा सकता है, कलर टेस्ट नहीं, ERG टेस्ट। रेटिनल सेपरेशन, इसमें क्या, इसके लिए भी ये टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसमें रेटिनल सेपरेशन में क्या होता है, रेटिना डिटैच हो जाता है, रेटिना पुल हो जाता है, ठीक है। कॉर्न रॉड डिस्ट्रॉफी CRD, ठीक है, कॉर्न रॉड डिस्ट्रॉफी में भी किया जा सकता है। मींस के कॉर्न और रॉड्स जब डैमेज होते हैं तो इनकी क्या होती है, डिस्ट्रॉफी हो जाती है, वो टूट जाते हैं। अच्छा, अब ये टेस्ट हमारा प्रोसेस ऑफ वेब एंड VEP एंड ERG टेस्ट, इनका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। हमारा जो वेब टेस्ट है 30 मिनट में ये कंप्लीट होना चाहिए, मोस्टली 30 मिनट में होना चाहिए। इसके अलावा कुछ टाइम डॉक्टर अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, मतलब ये टेस्ट में टाइम थोड़ा आगे पीछे कर सकता है, लेकिन मोस्टली ये 30 मिनट में टेस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। वेब टेस्ट में क्या होता है कि 3 पैड्स होते हैं स्मॉल साइज में, उनको जेल लाइक लिक्विड होता है, उसके साथ अच्छी तरह से वॉश कर लिया जाता है, मतलब कि पैड्स के ऊपर लगा लिया जाता है। फिर वो जो पैड्स होते हैं वो हमारे हेड के ऊपर लगा दिए जाते हैं, ताकि हमारे जो माइंड की इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट तरीके से मशीन में जा सके। जो टेक्नीशियन होता है वो उस पैड को जेल लगाता है। जेल लगाने के बाद इंडिविजुअल के हेड पे लगा देता है उन पैड्स को। सेंसरी पैड्स इनको कहा जाता है, वॉशेबल जेल कहते हैं उसको, जिसके साथ इनको वॉश किया जाता है। पेशेंट को कहा जाता है कि इसके सामने बैठ जाएं, स्क्रीन के सामने, ठीक है। वो पैड लगा के फिर एक मशीन होती है, उस मशीन के सामने पेशेंट को क्या कहा जाता है कि आप यहाँ पर बैठ जाएं, और पेशेंट से कहा जाता है कि आप अपना फोकस किस पे रखें, मशीन के ऊपर। मशीन की जो स्क्रीन है उसके बिल्कुल सेंटर में, और डिफरेंट साइज में वो मशीन इमेजेस को डिस्प्ले करती है, और वो क्विकली रिवर्स होती हैं इमेजेस, डिफरेंट शेप्स में होती हैं, डिफरेंट साइज में होती हैं, डिफरेंट इमेजेस होती हैं, और वो रिवर्स करती हैं क्विकली, बार बार आ रही हैं जा रही हैं, डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं, ठीक है। पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट उन इमेजेस को देख रहा है।
एक आंख को कवर करके ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और इसी तरीके से यही दूसरी आंख के साथ भी किया जाता है। और कंप्यूटर आपके रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। पेशेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, लेकिन कंप्यूटर रिकॉर्ड कर रहा है कि क्या इंडिविजुअल एक्यूरेट देख पा रहा है, नहीं देख पा रहा। उसको पता चल रहा है कि ये कितना साइज है इस पिक्चर का, ठीक है। इस पिक्चर में क्या क्या चीज़ है, ठीक है। उसकी शेप किस तरह की है पिक्चर की, ये सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर रिकॉर्ड कर रहा है। और टेस्टिंग का टाइम क्या होता है, डिपेंड करता है डॉक्टर पर कि टेस्ट के लिए कितना टाइम रखना है, लेकिन मोस्टली टाइम क्या है 30 मिनट्स। इसमें क्या होता है, टेस्ट की इंस्ट्रक्शन क्या है कि हिदायत की जाती है पेशेंट को कि आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे रहें, अपनी बॉडी को, अपनी आइज़ को, अपने हेड को कोई भी मूवमेंट ना दें। ड्यूरिंग टेस्ट आपको कहा जाता है कि आप बैठें। इस टेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि पेशेंट को रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है। और टेस्ट के बाद जो सेंसरी पैड्स होते हैं उनको जो जेल लगाया गया होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। और टेस्ट डॉक्टर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर को कुछ जो पेशेंट है उसको कुछ मेडिकेशन प्रोवाइड करता है, कुछ इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने ये मेडिसिन खानी है, ठीक है, या इन आइज़ को जो ड्रॉप्स हैं उनको अपनी आइज़ में डालना है फलां टाइम पे, वो इंस्ट्रक्शन डॉक्टर देता है अपने पेशेंट को। इसमें यह है कि हेयर बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, ठीक है। मतलब डॉक्टर अपने पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देता है कि जब आप इस टेस्ट के लिए आएँ या जब आप पर ये टेस्ट अप्लाई किया जाए। टाइम काफ़ी हो गया है, टेस्ट थोड़ा सा रह गया सर, मैं फिर बस इसी पे एंड कर दूँगी। आपके हेयर बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, किसी किस्म का कोई जेल नहीं लगा होना चाहिए हेयर्स को, कोई स्प्रे ना किया हो, कोई ऑयलिंग ना की हो हेड पे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू फील रिलैक्स, आप बिल्कुल रिलैक्स फील करें इस टेस्ट के दौरान, बिल्कुल रिलैक्स रहें। मीन्स के अगर आपके हेड पे पैड्स लगा दिए गए हैं तो आपको इरिटेशन ना फील करें, कंफर्टेबल रहें। तो इस हालत में जो टेस्ट है वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा। अगर आपके हेड पे कुछ किस्म के लगे हुए हैं, ऑयल लगा हुआ है या फिर कोई और जो है वो आपने कोई जेल स्प्रे किया हुआ है अपने हेयर्स पर, तो ये टेस्ट कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। आप पेशेंट जो है वो ये टेस्ट अप्लाई करने से पहले जब आए तो अपने हेड को फाउंड मीन्स के अपना हेड देख कर आए कि इसमें लाइस तो नहीं है, लाइस मीन जुएँ तो नहीं है। तो अगर जुएँ होंगी तो फिर भी ये टेस्ट अप्लाई नहीं होगा। और अगर जुएँ हैं तो फिर आपका टेस्ट जो है वो रीस्केड्यूल कर दिया जाएगा, आपका टेस्ट दोबारा अप्लाई होगा आप पर। तो ये हमारा आज के कुछ टेस्ट थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल हम नई क्लास के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।